सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। अरे भाई आज जितने कम स्टूडेंट्स के हुए हैं, हाँ, ये लेट आने की ज़रा आदत छोड़ दो तुम लोग, है ना। ये क्लास में लेट चलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्लास से बाहर निकाल बाहर निकाल दूँगा अगर कोई लेट आया तो कल से, ठीक है ना। ध्यान समझ लेना, क्लास में मैं लेट लोगों को अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना आगे से, बार बार इस चीज़ को बताऊँगा नहीं मैं, सीधे क्लास से बाहर। और फिर अगर ज़्यादा नहीं माने तो मुर्गा बना और अगर फिर भी नहीं माने तो प्रिंसिपल के पास ले चलूँगा, ध्यान रखना। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर, लड़कों की पीठ में दर्द होने का क्या वजह है? बहुत वजह है। CAPF लबर, वॉइस तेज है, ले ये भी मेरी गलती नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरी गलती है ना। वॉइस धीमे है तो दिक्कत है। अरे भाई, डाउन करने का भी ऑप्शन आता है उसमें कि नहीं आता है? तो पीठ में कई कारण हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं पीठ दर्द के। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 19 PY की सीरीज़ पार्ट 4 का। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज़ द एशियन गेम्स आर इज़ ऑल्सो नोन एज, एशियाई खेलों को और किस नाम से भी जाना जाता है? नेशनल गेम्स, एशियाड, वर्ल्ड कप या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स? सर आज मेरी शादी है, सही बताओ। तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं फिर तो मुर्गा बना हुआ तो थाली लेके आता हूँ चलो फिर अभी सही आंसर दो यहाँ पे सभी लोग। तो एशियाई खेलों को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल गेम्स, एशियाड, वर्ल्ड कप या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स? सभी को पता है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, एशियाड। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? इन द ईयर 1951, 1951 में इनकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो एशियन गेम्स हैं वो इंडिया के न्यू दिल्ली में ही हुए थे, और न्यू दिल्ली में होने के बाद अगेन 1982 में फिर से न्यू दिल्ली ने इनको होस्ट किया था। अच्छा, अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया एशियन गेम्स को, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये आपका जो फेवरेट कंट्री है जहाँ पे आप लोग मसाज करवाना आपका एक गोल है काफ़ी लोगों ने बताया था जब मैंने डिस्कस किया, थाईलैंड। टोटल 4 बार इसने होस्ट किया है। 3 बार होस्ट किया है साउथ कोरिया और चाइना ने, ठीक है, यानी इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है। एशियन गेम्स की अगर बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे कि ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है, जिसकी अभी तो रैंकिंग बहुत ही ख़राब है, आई थिंक करंट में 126 रैंकिंग है, तो लेकिन ये हमेशा से नहीं था। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि एशियन गेम्स जो हुए थे हमारे सबसे पहले वाले, दैट इज़ 1951 वाले, उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता था इसमें फुटबॉल में। और जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, जो ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, जिसमें मनु भाकर जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं, पहली विमेन बन गई हैं जो शूटिंग में इंडिया के लिए मेडल लेके आई हैं। तो और आज भी 2-2 फाइनल लगे हुए हैं, आई थिंक 2 या 3, 2 हैं आई थिंक, शूटिंग के ही हैं दोनों। तो 4th इसमें हमने फिनिश किया था। ये कौन से ओलंपिक्स थे? 1956 के, जो 1956 के ओलंपिक्स थे जो फिनलैंड हेलसिंकी में हुए। तो यहाँ पे हमने 4th फिनिश किया, यानी जस्ट 1 शॉर्ट प्लेस ऑफ द मेडल, दैट इज़ हम ब्रॉन्ज मेडल ले आते हैं। ओलंपिक्स की बात हो रही है। और ये इस समय फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन थे ये पूछ लेता है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा अब्दुल रहीम। और फुटबॉल से तो सारी चीज़ें आप याद कर ही सकते हैं, जैसे 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। इसके जो इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं, सबसे पुराना डूरंड कप है। जो सबसे पहला डूरंड कप कहाँ पे खेला गया था जरा आप बताएंगे? सबसे पहला जो डूरंड कप है वो कहाँ पे खेला गया था इंडिया में, और सबसे पुराना कप है। एशियन गेम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स इन
400 मीटर, जो 400 मीटर रन होती है उसमें गोल्ड मेडल लेके आई थी कमलजीत संधू। ये नाम याद रखें, कमलजीत संधू। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात कर लें थोड़ा सा, तो 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहाँ पे? हैमिल्टन खालिस्तान में, है ना, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे ये। और एशियन गेम्स अगले वाले कहाँ पे होंगे? दैट इज़ 2026 और 2030 वाले भी आपको पता होना चाहिए, 2026। शिमला सबका सही है, पहला डूरंड कप आपका शिमला में हुआ था। तो 2000 और 26 वाला ये होंगे एची एंड नगोया जापान में, एची और नगोया जापान में होंगे। और 2030 वाले जो होंगे यानी इससे अगले जो होंगे वो दोहा में होंगे, जो कि कहाँ पे है? कतर में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का टर्म कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? 3 महीने एट अ टाइम, 2 साल एट अ टाइम, 1 साल एट अ टाइम, या फिर 6 मंथ्स एट अ टाइम? नेशनल इमरजेंसी जो कि एक तरह की इमरजेंसी है, इमरजेंसी पार्ट नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, संविधान के भाग 18 में दी है। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं यूजुअली हमने इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जिससे कि हमने मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, मौलिक अधिकार जो को जो सस्पेंड कर दिया जाता है, वो प्रोविज़न हमने जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और कल हमारे एच.एस. प्रणॉय जी ने भी, जो कि बैडमिंटन प्लेयर, उन्होंने अपना पहला राउंड जीता जर्मनी के प्लेयर को हरा के, तो वो चीज़ जर्मनी से ली है, लेकिन इमरजेंसी के प्रोविजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। पार्ट 18 में है कितने तरह की इमरजेंसी है? तो 3 तरह की इमरजेंसी दी हुई इसमें। एक तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, इसको बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी बट इट इज़ प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, ये आपका आर्टिकल 356 और ये आपका आर्टिकल नंबर 360। ये देश में आज तक 3 बार लगी है। प्रेसिडेंट रूल तो n नंबर ऑफ टाइम लग चुका है, इसमें नंबर आपको याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लगी है, मतलब क्या कहाँ किस स्टेट में लगी है? तो मणिपुर में लगी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो 0, यानी कि आज तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, कौन क्या क्या वो होते हैं कि उस पर लगाई जा सकती है, तो ये होते हैं आपका एक तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, जिसको बोलते हैं हिंदी में सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन। अब ये बात ये आती है कि जो आर्म्ड रेबेलियन है, पहले इसकी जगह कौन सा वर्ड हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पहले वर्ड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस किया गया था, हटा दिया गया था बाई 44th अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो 3 बार हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी, उसमें 2 बार तो ठीक है एक्सटर्नल ग्राउंड था, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन था, 1962 में चाइना के साथ वॉर, 1971 में पाकिस्तान के साथ, बट 1975 को एज सच कोई इस तरह से नहीं था, मतलब कि वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो। तो इसलिए जो है और इसको जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में इंदिरा गांधी ने इसको इम्पोज किया था, जिनको कि हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, बट इसी वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन को जोड़ दिया गया था। कमेंट में आप बताएंगे कि अभी रिसेंटली संविधान हत्या दिवस गवर्नमेंट ने बोला है, अनाउंस किया कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन संविधान हत्या दिवस जो है मनाया जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, लोकसभा के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो लोकसभा इज़ दी लोअर हाउस है, आर्टिकल 80 में इसके कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। 550 मैक्सिमम सीट हो सकती हैं, जिसमें कि 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटी से। इसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर अब नहीं है, पहले होते तो 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन 104th अमेंडमेंट से उस चीज़ को हटा दिया गया है। करंट मेंबरशिप अभी कितने हैं? 543 लोग हैं। इसमें लोग यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, These are directly elected by the people of India, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू, और इसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होता है, यानी कि अगर तुम्हारा एक वोट भी आगे आ गया तुम दूसरे वाले से अपने, तो जीत जाओगे, यानी विनर टेक्स ऑल, फर्स्ट पास दी पोस्ट, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम टर्म क्या हो सकता है लोकसभा का? तो देखिए, मिनिमम तो कुछ नहीं है, मिनिमम तो भाई 2 दिन भी हो सकता है। मैक्सिमम जो हो सकता है लोकसभा का टर्म वो 5 साल हो सकता है, मेंबर्स का भी और खुद लोकसभा का भी। वहीं राज्यसभा का जरा बताइए मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है? मिनिमम की अगर बात करें तो कोई टर्म ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं। 13 दिन में भी सरकार गिर गई है, यानी कि 13 दिन का भी टर्म रहा है कुछ लोकसभा का।
2 दिन बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए लोकसभा में, तो भी सरकार गिर जाएगी। लोकसभा का टर्म 2 दिन का होगा, तो मैक्सिमम जा सकती है 5 साल तक। जैसे अभी हमने देखा 17वीं लोकसभा 5 साल तक चली, अब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और नई लोकसभा का गठन हुआ। अब अगर मान लो कल नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, सरकार गिर जाएगी। ठीक है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक स्थायी सदस्य है, तो इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं होता है, लेकिन मेंबर्स का टर्म होता है, वो होता है 6 साल का। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है एक बारी में 1 साल के लिए, 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब ये एट अ टाइम का मतलब क्या है कि आपको रेजोल्यूशन पास करवाना होगा लोकसभा से कि हम टर्म एक्सटेंड करना चाहते हैं लोकसभा का। अगर वो पास हो जाएगा तो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। फिर से एक्सटेंड करवाना है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर से आपको पास कराना पड़ेगा। इनडेफिनिट पीरियड तक चल सकता है जब तक इमरजेंसी लगी है, लेकिन एक बारी में 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा। ख़त्म बात। ठीक है। मणिपुर में सबसे ज़्यादा, और भी यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आई थिंक पूछा था क्या, कुछ और भी। 6 ईयर होता है टर्म, यस। राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता, ध्यान रखना। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है। अच्छा, संविधान हत्या दिवस मैंने पूछा था, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस को डिक्लेयर किया गया। क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं। लगे हाथ आप ये बता देंगे। पार्ट नंबर 18 देख लिया ना, पार्ट नंबर जरा 20 में बता दो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद बोनालू फेस्टिवल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो हमने किस तरह से याद किया था, भथुआ बना लूँ तेल डाल के मेधा के साथ, ऐसे करके। ठीक है। तो तेल से तेलंगाना, भथुआ से भातुकम्मा, भथुआ से भातुकम्मा फेस्टिवल। ठीक। और मेधा और माधुरी के साथ। ठीक है। तो मेधा याद कर लो, मेधा राम यात्रा। बनालू से बोनालू फेस्टिवल, सब कहाँ है, तेलंगाना में। अच्छा, भातुकम्मा को ध्यान रखना, इसको फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। सीजल 2022 में इस तरह से स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछ लिया था। ये 9 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। विमेन जो होती हैं इसमें फ्लावर का पूरा इस तरह से बड़ा बड़ा ऐसे बनाती हैं। ठीक है। विमेन इसमें, मेन तो खैर ये सब काम में रहते नहीं हैं। ठीक है। उनके अलग ही काम रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फेस्टिवल होता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे होता है। वहीं अगर हम बोनालू फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये जुलाई अगस्त के टाइम पे होता है, और इसको गॉडेस महाकाली के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, गॉडेस महाकाली जी के लिए। ठीक है। अच्छा, बाकी स्टेट के भी देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन रिवाइज तो कर ही सकते हैं। जैसे कर्नाटक में आप रिकॉल करो जल्दी से, किस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमारा काम वाला अभिषेक, हमारा काम वाला, तो कंबाला हो जाएगा। ठीक है। बफेलो रेस होती है इसमें। और कंबाला के बाद हमारा काम वाला अभिषेक, अभिषेक से महामत्स्य अभिषेक, ये कहाँ पे होता है जरा बताइए, महामत्स्य अभिषेक। अब ये मत बोल देना कर्नाटक में होता, नहीं बहुत मारेंगे। तो कर्नाटक पे लिखा हुआ महामत्स्य अभिषेक कहाँ पे होता है, ये होता है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में क्यों होता है और किसको लेकर होता है, ये होता है जो गोमतेश्वर बाहुबली हैं, जो ऋषभ देव, जो कि पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म धर्म के, उनके बेटे माने जाते हैं बाहुबली। और माना जाता है खड़े खड़े 12 साल तक मेडिटेशन किए थे ये विदाउट एनी मोशन, तो इसीलिए खड़ी हुई प्रतिमा इनकी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। और 12 साल बाद यहाँ पे फेस्टिवल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक के अगर न्यू ईयर फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ का कर्नाटक और जो आपका ये आंध्रा वाला यानी तेलुगु स्पीकिंग रीजन है, वहाँ पे उगाड़ी न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो ये भी। और करगा भी कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक। और कौन सा स्टेट है, केरला का। तो केरल की किस तरह से याद किए थे कि पूरन एंड वासु दे बोथ आर एट पेन। ठीक है। तो पूरन से थ्रिसुर पूरम। ठीक है। अब बार बार नहीं लिखूंगा, ये मैं आखिरी बार लिख रहा हूँ। ठीक है। बार बार नहीं लिखा जाएगा ये। तो पूरन एंड वासु, वासु से विशु, विशु क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल है यहाँ का। ठीक है। ये न्यू ईयर फेस्टिवल गोला लगा दिया इसी वजह से। बोथ आर से अरट्टू फेस्टिवल, एट से अट्टुकल पोंगल, पोंगल है कहाँ, अट्टुकल पोंगल, पोंगल कहाँ का है, पोंगल है तमिलनाडु का, जिसका मतलब टू बॉयल होता है। और इसमें क्या ड्रॉ किया जाता है रंगोली की तरह, जिसका नाम के से शुरू होता है, जरा बताओ। आर एट पेन, पेन से पेनकुनी फेस्टिवल, जो कि वडक्कुम नाथ टेम्पल पे सेलिब्रेट किया जाता है पेनकुनी फेस्टिवल। क्यों, क्योंकि दे लॉस्ट, दे से तेयम फेस्टिवल, लॉस्ट बोट रेस, वल्लम कल्ली बोट रेस, वल्लम कल्ली बोट रेस फेस्टिवल, दे लॉस्ट बोट रेस एट ओनम। तो ओनम के दिन इन लोगों ने बोट रेस हार गई है, तो ओनम। तो ओनम ध्यान रखना, ये भी कहाँ का है, केरल का है। और यहाँ पे कोलम को ड्रॉ किया जाता है पोंगल में, जो कि तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल यहाँ का है। तो तमिलनाडु के क्या क्या, एक तो पोंगल मैंने आपको बताई दिया, और क्या हो जाएगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु में आपका थाई पूसम हो जाएगा। ठीक है।
थाई पूसम याद कर लो, कर्तिगाई दीपम याद कर लो, जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं। वैसे तो बहुत हैं, कर्तिगाई दीपम है, और एक ध्यान रखना जो कि इम्पॉर्टेंट है, कावड़ी। जैसे कावड़ यात्रा नहीं निकलती है, वैसे कावड़ी होती है, इसमें कावड़ यात्रा टाइप ही है, जिसमें कि अपनी बॉडी को ये लोग पीर्स कर लेते हैं। यूजुअली मैन इसको परफॉर्म करते हैं। पीर्स मतलब एकदम भाला टाइप होता है। अपने मुरुगन, लॉर्ड मुरुगन का नाम सुना है? भगवान मुरुगन जो कार्तिक भगवान के रूप हैं, साउथ में बहुत पूजा जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो आप हो सकता है जानते ही ना हो इनके बारे में काफ़ी लोग, तो साउथ इंडिया में बहुत पूजे जाते हैं, तमिलनाडु मद्रास वाले रीजन में। तो इनका इस तरह से, वो जैसे शिव जी का त्रिशूल होता है, वैसे इनका इस तरह से पियर इस तरह से होता है, इनका जो भाला टाइप होता है, तो इसी शेप का वो होता है। और उसको पियर्स अपनी बॉडी में, अपनी खाल में घुसेड़ लेते हैं, और उसमें फिर बड़े बड़े जिसमें पोंगल होता है उसको लटकाते हैं। समझ लो कितना दर्द होता होगा, देखना जाके, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मसल्स डू द यूटेरस, आइरिस ऑफ द आई एंड ब्रोंकाई कंटेन? किस तरह की मसल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे? गर्भाशय, आँख की परितारिका और श्वसनी में किस तरह की मांसपेशियाँ होती हैं? नहीं, एसएससी होता, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है। चलो सर, मैंने कल जीके के टेस्ट में 10 क्वेश्चन किए थे, 9 सही थे, पर मेरा नाम अपने मेरिट में नहीं लिखा है भाई। हाँ यार, उसमें दिनेश थोड़ा सा एरर आ जाता है, जो पीडीएफ अपलोड होती है ना, थोड़ा सा एरर होता है उसमें। बोला है वालों को सुनते ही नहीं, क्या करें। किसी दिन ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, लेके जाएंगे लाठी वाठी। खैर छोड़ो। यूटेरस की बात हो रही है। तो 3 तरह की मसल्स होती हैं, ध्यान रखना, 3 तरह की, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। ये हैं 3 तरह की, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। नाम में ये कार्डियक यानी कि जो हार्ट में की जो हमारी इनर वॉल्स होती हैं उसमें देखने को मिलेगी। स्केलेटल, नाम में स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब ऐसे समझ लो जहाँ पे पूरा स्केलेटल सिस्टम है, जहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स आपको देखने को मिल रही हैं, वहाँ पे स्केलेटल मसल देखने को मिलेंगी। और इनके अलावा जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, या फिर विसरल मतलब स्मूथ करके एकदम, जहाँ पे बोन्स वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, या फिर जो हमारे यूजुअली जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, यूटेरस ले लो, आइरिस ले लो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, जो आप ऐसे समझ लो जो इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक, क्या जो हार्ट की मसल है हमारे कंट्रोल में नहीं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल की बात करेंगे तो ये वॉलेंट्री नेचर की होती है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे भी बोन्स हैं, जैसे कि बाइसेप्स वाले इसमें आपके बोन्स हैं, तो बाइसेप की जो मसल्स हैं उनको आप ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो ना अपने 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 मर्जी से, तो इसीलिए वॉलेंट्री बोलते हैं। अब कुछ देखो, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और ये सब आप समझ गए। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका लोकेशन समझ गए कहाँ पे। कार्डियक हार्ट में, स्मूथ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, यूटेरस ले लो, ठीक है, आपका आइरिस ले लो, जहाँ पे भी स्मूथ ऑर्गन्स हैं आपके, वहाँ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्केलेटल जहाँ जहाँ पे आपको बोन्स है वहाँ देखने को मिलेगा। अब इसके एक ग्रेड ऊपर का जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो ये पूछेगा, इनमें से कौन सा यूनिन्यूक्लिएट है, कौन सा ब्रांच्ड है, कौन सा स्ट्रिएटेड है। यूनी न्यूक्लिएट, ये न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सब में है, किसमें एक न्यूक्लियस है, किसमें मल्टीपल है, और किसमें बस वही दो ही तो होते हैं, या तो एक न्यूक्लियस हो गया, मल्टीपल होंगे एक सेल में। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक सेल है, पूरा एक पूरा देख लो, और सिलेंडर टाइप है ये। तो इसमें कितने सारे आपको गोले गोले दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस हैं। तो ये है आपका स्केलेटल वाला मल्टी न्यूक्लिएट, इसको बोलेंगे। ये क्वेश्चन अभी ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है मल्टी न्यूक्लिएट, पहले तो आप वही याद रखेंगे, लोकेशन और कितने तरह की होती हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार आपका ये पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये भी किस तरह का है, देखो एक सेल में एक इसमें है, तो ये यूनी न्यूक्लिएट होगा आपका, यूनी न्यूक्लिएट होगा, क्योंकि इसमें एक सेल में एक ही है, एक सेल में एक ही है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बट ये भी आपका यूनी न्यूक्लिएट है। अच्छा, इनमें से ब्रांच्ड कौन सा है, किसमें तुम्हें शाखाएं देखने को मिल रही हैं? तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपका कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, यानी इनमें शाखाएं देखने को मिल रही हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या होता है, धारियाँ किसमें देखने को, और ये दोनों नॉन अनब्रांच्ड हैं, ठीक है, इनमें हमें शाखाएं देखने को नहीं मिल रही हैं, ठीक है। सिर्फ कार्डियक। कैसे याद कर लो, दिल जो है, दिल बहुत लोगों से लग जाता है। बाहर निकले तो किसी से दिल लग गया, फिर कहीं दूसरी जगह गए तो किसी और से दिल लग गया, इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो किसी से दिल लग गया। तो ये क्या है कि दिल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ऐसे करके याद रख सकते हो। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है जो लाइंस आपको दिख रही है ना, धारियाँ, ये इसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस। तो ये स्ट्रिएटेड है, और ये कार्डियक वाला भी स्ट्रिएटेड है, ठीक है।
तो स्मूथ आपका अनस्टेटेड है, यहाँ पे आपको लाइंस देखने को नहीं मिल रही, तो ये अनस्टेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यूटेरस वगैरह में आपको स्मूथ, जहाँ पे स्मूथ ऑर्गन्स है, आपके विसरल ऑर्गन्स है, वहाँ पे देखने को मिलती है। अमंग दी फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रेनाउंस्ड इज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? अब होता क्या है, कुछ नहीं होता है। हम ये बोलना चाह रहे थे कि हम भी कल यूपी पुलिस की क्लास लिए थे परसों के दिन, तो उसमें क्वेश्चन कराए थे, लेकिन सब ने तो ली नहीं होगी, तो कर लो। देखो हुआ क्या था कि एक एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट पास हुआ था। ये एक्ट में ये बोला गया था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। अगर तुम ब्रिटिशर्स खिलाफ कुछ भी करते पाए गए, संदेह हुआ हमें, तो सीधा 2 साल के लिए जेल में डालेंगे। और इसको सिडनी रॉलेट ने कंपोज किया था, बनाया था इस एक्ट को, तो इसलिए इसको रॉलेट एक्ट बोला गया। और इसको ब्लैक एक्ट कहा गांधी जी ने, काला कानून का, और इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन के चलते 2 लोगों की अरेस्ट हो गई। एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों की अरेस्ट हो गई। अरेस्ट एक रीज़न था, और दूसरा जो प्रमुख कारण था कि क्यों 13 अप्रैल 1919 को लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए, बैसाखी का दिन था। तो यहाँ पे जब इकट्ठा हुए तो जनरल E.M. डायर, ध्यान रखना माइकल ओ डायर नहीं, जनरल E.M. डायर ने गोली चलाने के निर्देश दिए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। इसकी वजह से काफ़ी और लोग भड़क गए, और उसमें से हमारे रविंद्रनाथ, अब माइकल डायर का भी रीज़न समझ लो क्या है वो माइकल ओ डायर का। तो जनरल E.M. डायर ने गोली चलाने के निर्देश दिए थे। उस समय माइकल ओ डायर भी यहाँ पे था, एक पुलिस ऑफिसर। उसने E.M. डायर के इस करतूतों की प्रशंसा की थी। तो जब राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम रख के गए हमारे उधम सिंह जी इंग्लैंड में इसको मारने, E.M. डायर तब तक ये मर चुका था, माइकल ओ डायर जिंदा था, तो इसलिए माइकल ओ डायर को फिर वहाँ पे ही उड़ा दिए। कौन? ये जो हमारे उधम सिंह है, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के गए थे वहाँ पे। अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और गांधी जी ने भी अपने एक उपाधि वापस कर दी जो इनको साउथ अफ्रीका में बोर वॉर्स के टाइम पे मिली थी, और वो है केसरे हिंद की उपाधि। अब ये जो नाइटहुड है, आपको पता होगा सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के चेयरपर्सन, जो फाउंडर हैं, उनको भी अभी रिसेंटली पहले इंडियन बने हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिनको नाइटहुड अभी दिया गया है। ठीक है, अच्छा, सर सैयद अहमद खान की अगर बात कर लें तो सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था मुस्लिम्स के लिए 1975 में। किसने? सॉरी 1975 बोल रहा हूँ, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। और इन्होंने ही, सर सैयद अहमद खान की बात करें, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है, मोहम्मद, जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपना आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपके लिए लगा लेता हूँ। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी इन्होंने, या तो ऐसे पूछेगा मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी पूछ ले आंसर सर सैयद अहमद खान ही होगा। यही बाद में बन के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। 1920 में इसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करके AMU किया गया था। और अभी पहली विमेन वाइस चांसलर इसको मिली हैं, क्या नाम है उनका, नाइमा खातून, ठीक है, फिर नॉट रॉन्ग, हाँ नाइमा खातून पहली विमेन वाइस चांसलर बनी है। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो आपको पता है कि ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। और एक चीज़ इनके रिगार्डिंग ये आपको याद रखनी है कि क्या नाम था उसका, हाँ गोरा एक इनके द्वारा लिखी गई एक नॉवेल है। बाकी तो आपको पता है भारत का नेशनल एंथम जनगण मन भी इन्होंने लिखा था, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने लिखा था बंगाल पार्टीशन के टाइम पे 1905 में अक्टूबर में जो हुआ था, करजन के टाइम पे हुआ था। तो उसी टाइम समय ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इनके फादर का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 यानी 1839 में, और उसको मर्ज किया था ब्रह्मो सभा के साथ, और तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में। इनके ग्रैंड फादर थे द्वारका नाथ टैगोर, जिन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी करके बनाई थी। JC बोस, अब JC बोस तो नहीं, लेकिन हाँ सत्येंद्र नाथ बोस को आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। छोड़ते हैं अभी के लिए तो, क्योंकि फिर बता दें कि ना बताएं, बताओ जैसा तुम कहो। तब तक रमन जी के बारे में बता दें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोस वाले में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बताना है तुम्हें यहाँ पे। तो CV रमन जी के बारे में पहले देख लेते हैं, बाकी फिर देख लेते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो। CV रमन, पहली बात तो ये वो इंडियन है जो पहले फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। CV रमन, C राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 3 लोगों को मिला था पहला भारत रत्न इन द ईयर 1954। और इनको किस लिए मिला था? रमन इफेक्ट को डिस्कवरी करने के लिए।
रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट ये बोलता है कि जब एक बीम ऑफ कलर्ड लाइट को हम एक लिक्विड से पास करवाते हैं तो एक पोर्शन ऑफ लाइट होता है जो स्कैटर कर जाता है और उसका डिफरेंट कलर होता है। तो रमन इफेक्ट ये बोलता है। और रमन इफेक्ट की खोज कब करी गई थी? 1928 में करी गई थी। अब चलो बोस से भी याद आई गया है तो फिर बता ही देते हैं, ठीक है, आगे ऐसा ना हो कि भूल जाएं। तो ये जेसी बोस नहीं, एक और बोस थे, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसकी हेल्प से, इस पेपर की हेल्प से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी करी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो चीज़ का इन्होंने जिक्र किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कि ये जो मैंने डिस्कवरी करी है उसका जो क्रेडिट जाता है वो बोस जी को जाता है, इनके रिसर्च पेपर को। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हम बोलते हैं इसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी करी। देखो 3 स्टेट ऑफ मैटर तो तुम जानते हो, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। जब गैस को बहुत हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं तो वो आयनाइज हो जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। लेकिन अगर गैस के बोसॉन्स को, गैस ऑफ बोसॉन्स एट अ वेरी लो डेंसिटी, अगर उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दे दें, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दे दें तो उसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। इस चीज़ की डिस्कवरी आइंस्टाइन जी ने 1924-25 में करी थी, लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन होती नहीं थी लेबोरेटरी में कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को रीच करवाया जा सके। इसलिए 1995 में आते आते तक एरिक कॉर्नेल, 2 साइंटिस्ट थे, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को पॉसिबल बनाया रुबीडियम के एटम्स के साथ। पूछ लेगा किस गैस के एटम्स के साथ? रुबीडियम एटम्स के साथ। और इसी गैस के एटम्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया गया था। और इन द ईयर 2001 इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। दो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं वही बात बोलूँगा, अपना दिमाग मत लगेगा कि ये याद कर लें वो छोड़ दें। नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 2001 में। इनको मिला था एरिक कॉर्नेल को, और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था वॉल्फैंग किटरले, इनके साथ मिला था, कॉर्नेल जी को और किटरले जी को। ठीक है, ये इतनी चीज़ें खत्म। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज रेटिफाइड इन द डैश सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पे किसकी इसकी पुष्टि करी गई थी? बिल्कुल सही है सभी का, 2001। चलिए, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो आई थिंक मैं बता भी चुका हूँ, बॉम्बे में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से, जो कि बात कर रहा था किसकी? डोमिनियन स्टेटस की। लेकिन हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने 1929 के लाहौर सेशन में अपने गोल को, जिसकी प्रेसिडेंटशिप किसने करी थी, किसने प्रिसाइड किया था, उसको डिक्लेयर कर दिया था कि पूर्ण स्वराज हमारा गोल है। यहीं पे ही गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था, और यहीं पे ही पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी। जैसे कि आपकी बलिया में चिट्टू पांडे ने, तामलुक में जातीय सरकार सेटअप हुई थी। ठीक है, बलिया में चिट्टू पांडे, तामलुक में आपकी जातीय सरकार वेस्ट बंगाल में, और प्रति सरकार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रति सरकार, जातीय सरकार वेस्ट बंगाल में, तामलुक में, और महाराष्ट्र में आपकी प्रति सरकार, और बलिया चिट्टू पांडे। ठीक है, बॉम्बे। लखनऊ सेशन जो पहला दिया हुआ है, और 1929 का जो सेशन हुआ था उसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। तो लखनऊ सेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मायनों में इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस के अंदर लिया गया था, दैट इज मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हुआ था, यानी ये दोनों एक साथ आ गए थे। अलग कहाँ पे हुए थे जरा कमेंट में आप बताएंगे। और एक पैक्ट साइन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहाँ पे इन लोगों ने ज्वाइंट डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। क्लियर? और इनका सेपरेशन कहाँ हुआ था? 1907 का सूरत का सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट, जिसको कि रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था, और बोस ने नहीं। और लखनऊ का सेशन किसने प्रिसाइड किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया था। तो ये लखनऊ का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला वाला हुआ था 1917 में कैलकाटा में, उसको एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ द कांग्रेस। पहली इंडियन वेमेन कौन थी और उन्होंने किस सेशन को प्रिसाइड किया था? जो चौथे में देख पा रहे हो ना, नागपुर वाला सेशन,
नागपुर सेशन जो है इससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? तो अभी हम आपको बताए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, जिसकी वजह से और आक्रोश बढ़ गया था। उसी के चलते ही इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था सन 1920 में, 1920 में बाय दी गांधी जी। देन गांधी जी ने इसको खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया था, खिलाफत आंदोलन, जिसको कि अली ब्रदर्स ने, अली बंधुओं ने लॉन्च किया था 1919 में। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने इसको लॉन्च किया था। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसको कि गांधी जी ने संबोधित किया था और खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज किया था इसको गांधी जी ने। नॉन कॉपरेशन खिलाफत का लेना देना इंडिया से नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 18 तक चला था, वो जब ख़त्म हुआ था तो टर्की में, जो कि अभी तुर्की है, जिसकी की कैपिटल जरा आप बताएंगे क्या? चलो, कैपिटल अंकारा है और इसकी करेंसी आप बताएंगे जिसका नाम एल से शुरू होता है। तो वहाँ पे जो अभी तुर्की हो चुका है, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, मतलब वहाँ पे एक तरह से इनका जो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो खलीफा है वो बैठता था, तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था वहाँ से। तो इसलिए मुस्लिम्स भड़क गए थे हर जगह के और उसी को लेकर ही खिलाफत था। देन गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को 1922 में। किस वजह से? चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? जिस दिन हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 2 फेब 1922 को ये हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसकी वजह से वायलेंस यानी हिंसा होने की वजह से, ये कहाँ पे गांव है? ये गोरखपुर का गांव है। तो हिंसा होने की वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। ठीक है, और मैंने क्या पूछा था? हाँ, लीरा वहाँ की वो है हो जाएगी करेंसी। आगे बढ़ते हैं। विच मेटेलॉइड इन द कार्बन ग्रुप इज केमिकली, तो आंसर हो गया ना इसका। इज ऑफ द कार्बन ग्रुप इज केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नेबर्स टिन एंड सिलिकन। कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह के पड़ोसियों टिन और सिलिकन के समान है? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आर्सेनिक, फ्लेरोवियम, लेड या फिर जर्मेनियम? बिल्कुल सही है सभी का। से बर्मुडा ट्रायंगल से क्वेश्चन आया है, कहाँ पे आया है वीनम पे प्लेस, कहाँ पे आया है? चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जर्मेनियम। और लेड के कॉइन्स किसने चलाए थे, जरा बताएंगे? लेड के बने हुए कॉइन्स किस डायनेस्टी के रूलर्स ने चलाए थे और उनके फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन फैमिली, ये हमारे जर्मेनियम जी बैठे हुए हैं, सिलिकन और टिन की तरह अपनी क्या है प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। इस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? निक्टोजन, चैल्कोजन, हेलोजन, जीरोथ ग्रुप, या फिर नोबल गैसेस का ग्रुप, या फिर इनर्ट गैसेस का ग्रुप। तो ये जो कार्बन है ये हमें पता है कि एक वर्सेटाइल, एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा वाला एलिमेंट है, और इसी की वजह से पूरा कार्बन का एक अलग से हम चैप्टर पढ़ते हैं। कल के लेक्चर में नहीं होगा तो कार्बन से मैं क्वेश्चन लूँगा आपके। ठीक है, तो ये होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी वैलेंसी 2,4 होती है। खैर, अच्छा, गैलियम के बारे में मैंने कुछ आपको एक फैक्ट बताया था, जरा उसको रिकॉल करिए और मुझे बताइए वो गैलियम के रिगार्डिंग मैंने क्या फैक्ट आपको बताया था। लेड के कॉइन्स चलाए थे सातवाहना डायनेस्टी ने। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी ने चलाए थे, जिनके फाउंडर सिमुक सातवाहना थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे प्रमुख इनके रूलर थे। यहाँ पे गैलियम के बारे में मैंने बताया था कि इसका बहुत ही हाई क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से इसको टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने में यूज़ किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ ऑयल फील्ड्स अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन असम? इनमें से कौन सा तेल क्षेत्र समूह असम में स्थित है? महसाना, नावगम, ये तो आपके गुजरात में है। ठीक है, अंकलेश्वर, कालोल, कालोल भी आपका गुजरात में है। ल्यूनेज भी आपका गुजरात में है। ठीक है, दिग्बोई और नहर कटिया ये असम में है। असम में एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ध्यान रखना, ये मैंने अभी जो करवाया था आपको यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया था ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में। नून माटी, जैसे मैंने को बताया था, मेरे गांव में नमक को नून बोलते हैं और मिट्टी को माटी बोलते हैं। ठीक है, तो नून माटी कहाँ पे? ये भी रिफाइनरी, ये भी असम में है। साथ ही साथ एक और याद रखना, मोरान हुगरीजन। ठीक है, तो मोरान गैरिसन MG करके नहीं आती है, गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, उसी की तरह थोड़ा साउंड हो रहा है, मोरान हुगरीजन। तो ये भी आपकी असम में ही है। और जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी रिसेंटली पूछी गई हैं, जैसे कि नहर कटिया, नहर कटिया यहाँ पर, नहर कटिया तो लिखा हुआ है। नहर कटिया के अलावा टाटीपाका, टाटीपाका कहाँ पे है? बीना कहाँ पे है? और सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है? ठीक है, और बरौनी कहाँ पे है? और रावा कहाँ पे है? तो टाटीपाका की अगर बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, बीना मध्य प्रदेश में है, बरौनी बिहार में है, जहाँ पे आपकी बराबर केव्स भी हैं, है कि नहीं? और रवा कहाँ पे है? रवा आपको देखने को मिलेगा आंध्रा में, ये भी। ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है ना, वहीं पे। लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो मुंबई हाई है।
मुंबई हाई, ये ऑन शोर है, यानी शोर में है, तट के किनारे है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं है वहीं पे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर ये सब जो रिसोर्सेज होते हैं, बट असम जो है वो आपका ऑफ शोर फील्ड है, ठीक है, कोस्ट से दूर है, मतलब जिसका तट नहीं लगता है। राजस्थानी आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज, राजस्थानी वास्तुकला को अन्य किस नामों से भी जाना जाता है? इंडो सर्कनिक, शर्की, ग्रीको रोमन, या फिर मारू गुर्जर। तो गुर्जर प्रतिहार से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, कि गुर्जर प्रतिहार मैंने आपको यहीं तो बताया था, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में जिन्होंने ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल किया था राष्ट्रकूटा और पाल के साथ फॉर दी कन्नौज, जिसको कि कन्नक भुज हम स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। और उनके फाउंडर कौन थे जरा बताएंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के? तो मारू गुर्जर आर्किटेक्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब ये आप जैसे कि राजस्थान में जाओगे, आपने टेम्पल्स का नाम सुना होगा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों में दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, जो कि अरावली में स्थित हैं। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जिनको कि वास्तुपाल जो बंधु हैं, वास्तुपाल ब्रदर्स, उन्होंने बनवाया था, ठीक है, वास्तुपाल ब्रदर्स। और ये किस तरह के क्लाउड्स हैं जिनके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, वास्तुपाल ब्रदर्स। तो यहाँ पे वास्तुपाल ब्रदर्स ने ये ये बनवाया था टेम्पल, जो कि इस गुर्जर मारू में आपका ये आर्किटेक्चर में पूरा डेवलप्ड है। इसमें खासियत क्या है? खासियत ये होती है कि जिसका मंडप होता है, ये मंडप ही तो है, देख रहे हो कितना एक्सटेंसिवली डेवलप्ड है ये मंडप, मतलब कि मंडप के अंदर ऊपर मंडप, मंडप के ऊपर मंडप, तो बोलो कितने मंडप है ना। ऐसे बाबा पहले हमारे पूछा करते थे कि बताओ तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के जो दो पीछे तीतर, और हम मैथ्स के ठहरे एकदम गधे छात्र, हम बोलते थे 5। ठीक है, तो मंडप, मंडप के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है, जो कि हमारा पिलर्ड हॉल होता है। और अंदर यहाँ पे होता है आपका गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह उसको बोलते हैं। और ये आपको पता है यहाँ पे कलश होता है, ये आपका शिखर बोला जाता है, जो साउथ इंडिया के टेम्पल में विमान होता है। और नाग भट्ट फाउंडर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। तो राजस्थानी आर्किटेक्चर है मारू गुर्जर। और इसको किसने डेवलप किया था? तो सोलंकी, या सोलंकी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर चालुक्य होंगे, क्योंकि जो सोलंकी थे वो चालुक्यास के एक तरह से फ्यूडेटरी यानी कि सामंत थे। तो या तो सोलंकी हो गया ऑप्शन में, या तो फिर चालुक्य होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई जॉर्ज ऑरवेल? तो जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सी नॉवेल लिखी थी आपसे पूछ रहा है। हाँ, गर्भगृह। सब शादी यहीं करना अच्छी है। शादी की बड़ी चिंता रही थी तुम लोगों भाई। फ़ारेनहाइट 451, तो ये तो होगी नहीं। फ़ारेनहाइट 451 जो है ये रे ब्रैडबरी ने लिखी थी, ठीक है, रे ब्रैडबरी। जरा कमेंट में बताओ कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू शो करते हैं। एनिमल फार्म इसका सही आंसर होगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टिन ने लिखी थी, जेन ऑस्टिन। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये लिखी थी एल्डो हुक्सले ने। अच्छा, कमेंट में ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि चालुक्याज ने और कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं बट फिर भी रिकॉल करो उसको, ठीक है। और कौन सी वैल्यू होती है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू शो करते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए, जैसे डिग्री सेल्सियस है तो इसको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इंटू 9/5 + 32 कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें अगर आप -40 रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 5 से कटेगा। बेटा इतनी भी वीक नहीं है मैं, ध्यान रखना। हाँ, तुरंत 5 से 40 को काट देता हूँ। ठीक है, तो -72 + 32 तो कितना आ जाएगा? -40। तो देख रहे हो, जहाँ -40 डिग्री सेल्सियस में रखा था वहाँ डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो भी आपका -40 आ गया। तो चालुक्याज ने वेसरस स्टाइल को डेवलप किया था, नगर को गुप्तास ने डेवलप किया था जो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविड़ जो साउथ इंडिया का उसको पल्लव ने डेवलप किया था, और चालुक्य ने वेसरा स्टाइल में, जिसमें कि हमारे आईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल और पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आते हैं। और इसी में ही हमारे जो होयसाल डायनेस्टी ने बनवाए थे स्टार शेप्ड टेम्पल, है ना। और भी मतलब स्टार शेप्ड टेम्पल के अलावा मतलब होयसाल ही जाने जाते हैं, जिनकी कैपिटल हालेबीडु थी। उसके अलावा चेन्ना केशव टेम्पल उन्होंने डेवलप किया, वो भी वेसर स्टाइल में ही बने हुए थे, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब जल्दी से बताइए 11वें क्वेश्चन का आंसर। हम पानी का सेवन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या मज़ा आता है भाई उंगली तोड़ने में। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई इन अ प्लानट।
दिए गए विकल्पों में से एक आंतरिक ग्रह की पहचान करें। तो जितने भी हमारे टोटल प्लैनेट्स होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्लूटो इज़ नो हमारा प्लैनेट। 2006 साल में इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया था। तो जितने भी हमारे 8 प्लैनेट हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 इनर और 4 आउटर। इनको इनर और इनको आउटर या फिर एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। इनको इनर या फिर इंटीरियर यानी आंतरिक ग्रह, और इनको बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। अब किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? ये कुछ दिख रहा है तुमको, ये पत्थरों की एक बेल्ट दिख रही है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और हाँ, ये पिक किसके सौजन्य से? मेरे सौजन्य से है। अभी गया था सोलर सिस्टम में, पिक खींच के लाया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट है ये डिवाइड करता है, अंदर वाले ये 4 प्लैनेट हो गए और बाहर वाले 4 प्लैनेट हो गए, वो आउटर यानी एक्सटीरियर हो गए। अब इनकी खासियत होती है कुछ। जो इनर वाले होते हैं ये टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये रॉक्स से बने हुए हैं, चट्टान से बने हुए हैं। ये जो हैं ये गैसियस हैं, गैस से बने हुए हैं। ये जो पहले वाले 2 हैं ये तो एकदम प्योर गैस है, और ये आइस जाइंट्स, इनको गैस जाइंट्स बोलते हैं और इनको आइस जाइंट्स बोलते हैं। तभी इन पे कभी सैटेलाइट लैंड नहीं करवाई जा सकती है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। तो इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? तो देखो, ये सन है, ये आपका सन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। कमेंट में बताओगे सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन के लिए, और अर्थ की एज कितनी है? तो ये सन है, देन ये मर्करी है, देन ये वीनस है यानी ये बुध है, ये शुक्र है, देन ये अर्थ है, देन ये मार्स है, ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा कि इस तरह से एस्टेरॉइड बेल्ट है, देन ये बड़ा सा जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, देन ये सैटर्न यानी शनि है, देन ये यूरेनस है, और देन ये नेपच्यून यानी कि ये अरुण है, और ये वरुण है। इतनी चीज़ क्लियर। इंटीरियर क्लियर हो गया आपको, एक्सटीरियर क्लियर हो गया। तो इंटीरियर में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आ जाएंगे। तो आइडेंटिफाइड इनर प्लैनेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। और अगली चीज़ कुछ देखते हैं। जो मरकरी, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। साफ साफ समझ में आ रहा है, सबसे हमें पास में दिख रहा है। इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, ऐसा करते हैं आज हम इनर के बारे में पढ़ लेते हैं और कल मैं फिर से क्वेश्चन रख लूँगा एक्सटीरियर के बारे में पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है इसका, सबसे जल्दी परिक्रमण करता है ये, सबसे जल्दी एक चक्कर लगाता है सूरज के। कितने टाइम में? 88 डेज में। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसका सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन होता है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? घूर्णन, मतलब अपनी एक्सिस पे, अपनी जो अक्ष होती है उस पे रोटेट करना, उसी जगह पे, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो वो यानी रोटेशन से हमारा एक दिन होता है और रेवोल्यूशन से एक साल होता है, ठीक है। तो रोटेशन जो अर्थ का 24 घंटे में पूरा होता है उसके लिए 59 डेज लगाता है, 59 दिन। और अर्थ का जिसका रेवोल्यूशन हमारा 365 दिन में पूरा होता है वो इसका 88 दिन में ही हो जाता है। वीनस की बात करते हैं तो अर्थ की इसको ट्विन सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि अर्थ की तरह ही, उसी की तरह इसका सेम मतलब सिमिलर साइज है। वीनस ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि यहाँ पे थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और मैंने पूछा था वो कौन से क्लाउड थे जिसमें वो वास्तुपाल ब्रदर्स लिख रहा था, वो आपके क्यूमुलस क्लाउड हैं जिसमें फ्लैट बेस होता है और वूल शेप के होते हैं वो। वीनस की अगर बात करें तो ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला है, हमें दिखता भी है आकाश में। वीनस की अगर बात करें, मरकरी और वीनस, इनके पास, दोनों के पास कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है, कोई खुद के पास उपग्रह नहीं है प्राकृतिक, यानी कोई इनके पास मून नहीं है, चंद्रमा नहीं है। इसको हम वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। क्लियर थी चीज़? अर्थ की बात करें तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है 71% इसमें वाटर है, 29% लैंड है, तो ब्लू अपीयर होता है। एंड इट इज़ द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट टिल नाउ, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और साथ ही साथ इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है इसका, ठीक है, डेंसेस्ट प्लैनेट होता है। और अगर मार्स की बात करें तो इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
आयरन ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड की वजह से ये रेड होता है और इसी वजह से इसको मास को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसके पास 2 उपग्रह होते हैं, 2 सैटेलाइट। अर्थ के पास कितने होते हैं जरा बताइए, नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं अर्थ के पास? तो 2 हैं इसके पास। कौन सी? फोबोस एंड डीमोस। और इसे यहीं पे ही पूरे सोलर सिस्टम का जो हाईएस्ट पीक है हम बोल सकते हैं निक्स ओलंपिया, वो भी यहीं पे मौजूद है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको कि हम मून बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, एंड द क्वेश्चन वॉज कि सोलर सिस्टम को लेके कौन सी थ्योरी दी गई थी, किसने थ्योरी दी थी सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन के? तो ये दी थी, इसको हम बोलते हैं लैपलेस थ्योरी। इमैनुअल कांत ने सबसे पहले थ्योरी दी थी इस तरह से कि एक नेबुला होता है, नेबुला यानी रोटेटिंग। नेबुला क्या होता है? रोटेटिंग, जो हमारे क्लाउड्स और डस्ट का एक रोटेटिंग गुबार सा होता है, वो नेबुला है। उसी से ही हमारा सोलर सिस्टम बना। देन लैपलेस ने इस पर फर्दर इसमें अपना काम किया, तो नेबुला लैपलेस थ्योरी इसको बोलते हैं, जो सोलर सिस्टम को लेके है। और पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन के को लेके कौन सी थ्योरी दी गई थी? ये तो सोलर सिस्टम है। और अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ की एज। और बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा, जो कि यूनिवर्स के एवोल्यूशन की बात करता है। बिग बैंग थ्योरी इज रिगार्डिंग द यूनिवर्स, और यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। बाकी जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रॉम विच कंट्री वर द आइडल्स ऑफ जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड? भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो हमने प्रियम्बल पढ़ा है। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया? यूएस से लिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू जस्टिस। सोशल जस्टिस कितने तरह के दिए हुए हैं? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रैटर्निटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? कमेंट में लिखेंगे। आईडी कार्ड किसने बोला था? कमेंट में लिखेंगे। तो जस्टिस 3 तरह का पढ़ा था, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जहाँ से हमने की फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य भी लिए हैं, पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली, बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल, मार्शियल लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता ली है। मार्शल लॉ को लेके कौन सा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल डील करता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं? जापान से क्या लिए हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में मेंशन है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यूएस से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल यानी मौलिक अधिकार, प्रियम्बल, जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी न्यायपालिका की जो सुप्रीमेसी होती है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है, दैट इज़ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा ली है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो यूएस से नहीं लिया हमने। और यूएस से फंडामेंटल राइट प्रियम्बल तो मैंने आपको बता ही दिया है। यूएस से ही हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है, प्लस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लिया है, यानी रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको कि हम किस ग्राउंड में हटाते हैं? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के ग्राउंड में प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिया है हमने। और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या पूछा था खुद ही भूल गया मैं, देखना पड़ेगा अब। अच्छा, वो पूछा था मैंने हॉरोस्कोप और वाला। हॉरोस्कोप मुंशी जी ने बोला था, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हेड थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और एन.ए. पालखी वाले ने आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और लिबर्टी कितने तरह की दी हुई है? लिबर्टी प्रियम्बल में 5, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कितने तरह की दी हुई है? 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। फ्रैटर्निटी जिसको बंधुत्व बोलते हैं वो 1 तरह का दिया हुआ है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे कमेंट में। अकबर ने जब मनसबदारी इंट्रोड्यूस की थी, कब करी थी? उस समय में लोवेस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार कौन होता था? और अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था जिसने कि लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया था? बताएंगे जरा। तो अकबर ने मनसबदारी लेके आए थे 1571 में, 1571 में। यह है क्या मनसबदारी? आपको मैंने पढ़ाया था इक्ता सिस्टम, पढ़ाया था, कौन लेके आया था और किसने ख़त्म किया था? इसी तरह मैंने आपको अमर नायक सिस्टम पढ़ाया था, जरा बताएंगे अमर नायक सिस्टम किस पर्टिकुलर किंगडम से एसोसिएटेड है? तो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश लेके आया था और अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म किया था। अमर नायक विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आया था। तो इनमें होता क्या था कि भाई एक मान लो मेरे को इक्ता मिला है, फिर मैं अमर नायक हूँ,
तो मेरे को लैंड का पार्ट दे दिया जाएगा, उसके एवज में मतलब मैं वहाँ से जो भी रेवेन्यू वगैरह आता है उस लैंड से, वो उसमें मेरा हक है। उसके बदले मुझे एक फोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी, राजा जब बुलाएगा, कभी वॉर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको सप्लाई करूँगा। तो वैसे ही मनसबदारी, तो अकबर ने जागीरदारी को हटा के मनसबदारी लाया 1571 में, जिसके तहत जट से रैंक डिसाइड होती थी कि भाई तुम्हारी रैंक क्या होगी, मतलब तुम्हारी क्या रैंक है, तुम्हारी हैसियत क्या है। रैंक कैसे होती थी, 10 से शुरू होती थी, 10 से शुरू होती थी और अकबर के टाइम पे 10,000 तक जा गई थी, 10,000 तक गई थी अकबर के टाइम पे, है नहीं। यानी कि तुमने कितने एक तरह से आर्मी पर्सन सोल्जर्स मेंटेन कर रखे हैं, उस बेसिस पे आपकी जट यानी रैंक डिसाइड होती थी, आपकी हैसियत। और सवार होता था, सवार क्या होता था, सवार होता था कि घुड़सवार आपको कितने मेंटेन करने हैं, ये जितने मेंटेन करोगे तो ये बोनस की तरह तुम्हारा कि उतना एक्स्ट्रा तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 1571 में ऐसा था। और मनसबदारी क्या हेरिडेटरी था? नो, ध्यान रखना, इट वॉज नॉट हेरिडेटरी। यानी कि अगर मुझे मनसब मिला हुआ है तो मेरे बेटे को मनसब मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 10 से गया था, 10 से जाके ये 10,000 तक गया था। औरंगज़ेब के बाद, औरंगज़ेब और इनके आते आते तक तो ये बहुत और भी नंबर बढ़ गया था, टोटल आई थिंक 40,000 तक गया था। जैसे कि ये पूछता है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिनको 7,000 की मनसब मिली हुई थी और उनको सप्तहजारी बोलते थे, उनको सप्तहजारी बोलते थे। उनका नाम आपसे पूछ लेता है तो उनका नाम है राजा मान सिंह, ये ध्यान रखना है, आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है, राजा मान सिंह। बाकी 1571 से 73 के बीच में ही फतेहपुर सीकरी सिटी डेवलप करी थी, किसने? अकबर ने ही, चिश्ती की याद में। और बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने 1575 में, 1575 में। क्यों? गुजरात में जो उसकी विक्ट्री हुई थी उसको लेके। इसका ओरिजिनल नेम क्या था अकबर का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। पहले में उसके एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया अकबर के, दूसरे में उसका रेन के बारे में, और तीसरा उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, जिसमें कि जो कि है ऐन अकबरी, तीसरा वॉल्यूम है अकबरनामा का। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका नाम था टोडरमल, जिसने कि लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या था? एक तो पोलाज था, ठीक है, पोलाज एक तो लैंड था, चाचर, परौती और बंजर, ठीक है। सबसे बढ़िया लैंड थी, इसको फैलो यानी खाली छोड़ा ही नहीं जाता था, इसको 1 से 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, इसको 3 से 4 साल के लिए, और इसको हमेशा के लिए, ठीक है। और अकबर के टाइम पे और कुछ हम याद किए थे, मियाँ तानसेन को रिकॉल कर सकते हैं, जो इनके कोर्ट में अगेन वन ऑफ द नवरत्न थे। तो तानसेन का नाम रामधनु पांडे था, ग्वालियर रीवा घराने से थे, रबाब या रुद्रवीणा बजाते थे। पहले रामचंद्र सिंह जो तोमर वंश के राजा थे ग्वालियर में, वहाँ पे वो थे मियाँ तानसेन, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। और वो इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लिए उन्होंने ध्रुपद कंपोज किए थे। और अकबर 13 साल की उम्र में 1556 में 1556 में रूलर बना था, और उसके बाद वो 1605 तक रूलर रहा था। जब उसका लास्ट एक्सपेडिशन क्या था कमेंट में आप बताएंगे, जो के से शुरू होता है। यहाँ 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, अकबर की फोर्सेज जिनको बैरम खान लीड कर रहा था वर्सेस हेमू, दैट इज़ हेमचंद्र विक्रमादित्य। और 1601 में खंडेश उसका लास्ट एक्सपेडिशन था अकबर का। 1601 में बेरार और खंडेश साउथ इंडिया में जाके उसने मुगल प्रोविंस का हिस्सा बनाया था उसको। नाट्य संगीत is a form of musical play in classical music still prevalent in Maharashtra. Bal Gandharva is an exponent of this musical form. What is the actual name of Bal Gandharv? तो बाल गंधर्व जी का एक्चुअल नेम क्या है, ये आपसे पूछा है। यस, शिवम त्रिपाठी ने बहुत सही ऐड किया है, स्वामी हरिदास उनके गुरु का नाम था। यस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे नारायण श्रीपड़ राजहंस, ये इनका ओरिजिनल नेम है बाल गंधर्व जी का, ठीक है। और ये मराठी म्यूज़िक के लिए जो है जाने जाते हैं, मराठी म्यूज़िक लिखा भी हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th। के सिलेक्टेड स्पीशीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ क्या होती हैं? व्हाट आर दीज के सिलेक्टेड स्पीशीज़? तो ये वो स्पीशीज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा नीचे चला गया हिंदी वाला, तो कोई नहीं। तो देखो 2 तरह की स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि मैं एक ले लूँ एलिफेंट, हाथी, और एक ले लूँ मैं लिजर्ड या फिर फ्रॉग या फिर मेढक या फिर कोई इंसेक्ट ले लूँ, मच्छर ले लूँ, हैं, मच्छर ले, मिट गया यार ये तो, ठीक है। मैं फिर अगेन लिखता हूँ यहाँ पे, मैं एक तरफ ले लेता हूँ एलिफेंट, हाथी, और एक तरफ ले लेता हूँ मच्छर, मस्कीटो। या फिर यहाँ पे मस्कीटो की जगह तुम रख सकते हो, या एलिफेंट की जगह तुम वेल रख सकते हो, डॉल्फिन रख सकते हो, मस्कीटो की जगह तुम कोई किसी भी एम्फीबियन जैसे फ्रॉग को रख सकते हो, लिजार्ड को रख सकते हो, ठीक है।
इनकी खासियत क्या होती है कि ये जो ऑफस्प्रिंग यानी ये बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ एक साथ 15-20 बच्चे प्रोड्यूस कर दिए, या फिर मतलब आज बच्चा मतलब बेबी एलिफेंट हुआ और लो 10 दिन बाद फिर एक बेबी एलिफेंट, फिर एक 5 दिन बाद बेबी एलिफेंट, ऐसा तो होता नहीं है, काफ़ी टाइम लेते हैं, ठीक है। और एक ही प्रोड्यूस होता है एक टाइम पे, है ना। मस्कीटो इनको ले लो सबको, तो एकदम धड़ल्ले से करते हैं एकदम, है ना, कोई बिना रोक टोक। और मस्कीटो की अगर बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी कम होता है, लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। एलिफेंट वगैरह का लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना तो समझ में आता ही है। ये हैं के सिलेक्टेड स्पीशीज़ और ये हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज़। ठीक ठीक ठीक। Technetium, the first artificially produced element used in many medical diagnostics. Imaging scans is found in which group of the periodic table? तो टेक्नीशियम जो कि पहला आर्टिफिशियल यानी पहला मैन मेड ये आपका एलिमेंट है, जिसको बहुत ही डायग्नोस्टिक्स में यूज़ किया जाता है स्कैन्स के लिए, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो टेक्नीशियम आपका आर्टिकल बोल रहा हूँ, एलिमेंट नंबर 43 है, अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, ये है आपका 43 एलिमेंट, तो ये आपका ग्रुप नंबर 7 में आता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 7 में, 17 से कंफ्यूज मत कर देना, वो हेलोजेंस वाला ग्रुप है ये 17, ठीक है। अच्छा, बाकी भी आपको पता होना है कि याद है कि नहीं, सी बॉर्जियम 106 और 101 में मेंडेलिवियम वाला, प्लस आपको ये सब पता होना चाहिए गोल्ड का कौन से ग्रुप में है, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और प्लैटिनम, ठीक है। ये सब आसपास में, सिल्वर और गोल्ड एक साथ हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड एक ही ग्रुप में, 11th ग्रुप में, ठीक है। और लेफ्ट साइड में प्लैटिनम यानी 10th वाले में, और राइट साइड में यानी 12th वाले में मरकरी है, जो कि ओनली लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे। प्लस आपको ये पता होना चाहिए आयरन का कौन सा ग्रुप है, 8th ग्रुप है, और एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 8 एक तो है और एटॉमिक नंबर 26 है। निकल के आपको पता होना चाहिए, तो वो कुछ वैसे एलिमेंट है जिसके बारे में आपसे पूछता है। ऑस्मियम जो है, इट इज़ दी एलिमेंट विद दी हाईएस्ट डेंसिटी, ये वो मेटल है जिसकी सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। जैसे अभी हमने देखा ना, अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, तो वैसे ऑस्मियम एक मेटल है जिसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ये कौन सा ब्लॉक है हमारा? ये डी ब्लॉक होता है, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, जहाँ पे हमें सारे नॉन मेटल्स और मेटल्स यहीं पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, वो भी पी ब्लॉक में ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेटल, नॉन मेटल और जो आपके नॉन मेटल और मेटलॉइड हैं वो सारे यहीं पे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बोरॉन हो गया, सिलिकन हो गया, ये जर्मेनियम, एसिटाइन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये जो जितने ये लैडर में आपको दिख रहे हैं सीढ़ी में, ये सारे मेटलॉइड होते हैं, यानी मेटल के जितने गुड कंडक्टर भी नहीं होते और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं होते हैं। ये लैंथेनाइट, एक्टिनाइट मल्टीपल बार बता चुका हूँ, अगर ये क्वेश्चन तुम गलत करके आए, सही बता रहे हैं कि भगवान भी तुमको माफ़ नहीं करेगा फिर। 6th और 7th पीरियड से हैं, लैंथेनम से लेके ये ल्यूटेटियम तक जाता है, ये यहाँ पे इसको इन्होंने लिख दिया है, गलत है, ल्यूटेटियम तक जाता है ये। और एक्टीनियम से लेके लॉरेंशियम तक, ये LR यहीं पे आएगा, लॉरेंशियम तक ये एक्टिनाइट सीरीज जाती है। 7th पीरियड है ये, इसमें 15 एलिमेंट, इसमें 15 एलिमेंट, टोटल 30। इसको इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, एफ ब्लॉक वालों को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट? राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ थी, एना चांडी, फातिमा बीवी या फिर किरण मजूमदार शाह? पहली वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, शी वॉज लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की ये चीफ जस्टिस बनी थी। एना चांडी की अगर बात करें, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ अ हाई कोर्ट, दिल्ली की बनी थी ये। यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ जज बोल रहा हूँ मैं। फातिमा बीवी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, ये बताएंगे जरा कमेंट में। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, लीला सेठ जी के हमारे बेटे हैं विक्रम सेठ, इनका किताब का नाम बताएंगे। और पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। मैं आई थिंक पीछे बताना भूल गया था। 1925 का जो 1925 का जो कानपुर का सेक्शन हुआ था, उसको उन्होंने प्रेसाइड किया था। इसके जस्ट जो एक साल पहले हुआ था 1924 का, जो कि बेलगांव कर्नाटका में हुआ था, उसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था। और इट वाज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय द गांधी जी। विक्रम सेठ की है अ सूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय किसकी है बताओ? अनसूटेबल बॉय किसकी है? और आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है हाई कोर्ट की, ठीक है। और फातिमा बीवी को अभी रिसेंटली क्या मिला है?
पद्मश्री से नवाजा गया है पोस्टहुमसली, यानी कि इनके मरणोपरांत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। तो मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग अब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जो 2000 मतलब बाईएनुअल रिपोर्ट होती है, यानी 2 साल में एक बार आती है। और इसके हिसाब से जो पिछली वाली है 24.6% इंडिया का फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, ये पढ़ा था। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है एब्सोल्यूट टर्म्स में, देन परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी रेनफॉल और कितना सब टेम्परेचर उनको रिसीव हो रहा है। तो अगर ग्रेटर दैन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल आपको मिल रहा है तो आप कहलाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये एवरग्रीन हमेशा ग्रीन अपीयर होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं कभी पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं, इसलिए क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं वो एक साथ पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं। इनको हम लेयर्ड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट लेयर के ट्रीज़ मिलते हैं, छोटे, मध्यम वर्गीय, बहुत ऊंचे, तो इसीलिए इनको लेयर्ड फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट ये होते हैं। और प्लस ध्यान रखना, वैसे तो आपके पेपर में नहीं, यूपीएससी में पूछा गया था, इनको हम फॉरेस्ट इन डेजर्ट के नाम से भी बोल देते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट को। और इनका वेजिटेशन आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पे किस किस तरह के पेड़ ये देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, एबनी, माहोगनी, सिंचोना और एनी, और एक ध्यान रखना एपी हाइट्स भी यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, एपी हाइट्स, क्लियर। और रोज़ वुड ट्रीज, ठीक है, रोज़ वुड ट्रीज इंडिया में जो वो बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर आपका रेनफॉल हो रहा है 70 से लेके 150 रुपया देगा कि 200 रुपया देगा, 70 से लेके इसमें मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो अब इसको भी हम 2 क्लासेस में बाइफोकेट कर देते हैं। 70 से लेकर 150 तक हम बोल देते हैं ये ड्राई डेसीडुअस, मतलब इनको हम बोलते हैं डेसीडुअस, पर्णपाती वन। कौन से? पर्णपाती, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो डेसीडुअस फॉरेस्ट जो 70 से 150 है इनको ड्राई डेसीडुअस बोलते हैं, और जो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल रिसीव करते हैं उनको मॉइस्ट या फिर वेट डेसीडुअस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं आपको? तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं साल, टीक, शीशम की लकड़ी का बेड, ठीक है, साल, टीक, शीशम, नीम, महुआ। महुआ का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे कामों के लिए भी होता है गाँव वगैरह में, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलते हैं। और जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैंडलवुड भी, ठीक है, सैंडलवुड जिसको पुष्पा मूवी में दिखाया गया था, इन्हीं को ये मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? वो अब दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ही हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, तो यहाँ पे जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट हैं, इसका जो ये वेस्टर्न साइड है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, जहाँ पे ये लीवर्ड साइड होता है और ये, या फिर लीवर्ड साइड या विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेन शैडो जोन बोलते हैं, जो दूसरी साइड होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, और जो ये मेघालय का जो करबी अंगलोंग प्लेट्यू यानी गारो खासी जयंतिया, जहाँ पे एकदम भारी भयंकर रेनफॉल रिसीव होती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत का, इसमें आपको देखने को मिलते हैं डेसीडुअस फॉरेस्ट। और इसका याद करो, हमने कोएपन क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था, AMW, है ना, मॉनसून और विंटर ड्राई, ट्रॉपिकल। तो मॉनसून का इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे डेसीडुअस, और इंडिया में मोस्टली तो मॉनसून का इन्फ्लुएंस रहता है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल तो बड़ी सिलेक्टेड जगहों में होती है, जैसे कि वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट वगैरह, अंडमान निकोबार, और थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। तो ज़्यादातर तो हमें ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो जहाँ पे जो रेनफॉल है
लेस दैन 70 या फिर लेस दैन 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है तो वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि जो कांटेदार वन होते हैं। अभी जो कांटे होते हैं दीज आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं उसी के मॉडिफाइड फॉर्म को थॉर्न बोलते हैं, कांटे, सो दैट वाटर लॉस को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि पत्तियों में होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और वहीं से ही वाटर लॉस होता है जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। गटेशन कहाँ से होता है? हाइडाथोड से होता है और वो रात में होता है। तो थॉर्न्स क्या होते हैं कि थॉर्न से वाटर लॉस तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए थॉर्न वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके आपके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कैक्टस, जो टुसॉकी ग्रास है, एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रास होती है, वो भी आपको थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन फॉरेस्ट, अभी माउंटेन फॉरेस्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा और डीप हो जाएगा, नहीं होगा तो कल देख लेंगे कॉनिफर्स और माउंटेन के बारे में। तो जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं साउथ इंडिया के, उनको हम, या फिर वेस्टर्न घाट के, उनको किस नाम से जानते हैं? कमेंट में आप बताएंगे इस चीज़ को। मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में आपको देखने को मिलते हैं एकदम एक्सटेंसिव रूप में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बनते हैं। सुंदरी ट्री मिलते हैं इस वजह से, और यहाँ के जो मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं वो न्यूमैटोफोर्स होते हैं, यानी लिविंग, उनको ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। और विविपैरस होते हैं, यानी कि सीड्स जर्मिनेट कर जाती हैं प्लांट में लगे ही लगे आपके। और मैनग्रोव्स को हम लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, दलदली वन के नाम से। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए, कल बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। विच अमंग दी फॉलोइंग, और शोला बोलते हैं जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के, उनको हम शोला बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गया राहुल को, क्या हो गया भाई? सबका फेस दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो देख लो फिर। बबूल हो सकता है, बिल्कुल बबूल हो सकता है, इसमें बबूल हो, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, ठीक है। खेजरी, चलो। ज़ेरोफाइट्स, यस आशीष कुमार, ज़ेरोफाइट्स वो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो रेन डेफिशिट एरिया में लगते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही स्कारसिटी ऑफ वाटर होता है। जैसे हाइड्रोफाइट, जैसे ये मैनग्रूव है, इनको हाइड्रोफाइट बोल सकते हैं क्योंकि ये दलदली एरिया में लगते हैं जहाँ पे पानी बहुत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है उनको हम ज़ेरोफाइट्स बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही। और हेलोफाइट किसको बोलेंगे? जो सॉल्टी वाटर में रह रहे हैं। मैनग्रूव्स हमारे हेलोफाइट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तट में देखने को मिलते हैं, सी वाटर के पास में देखने को मिलते हैं, और सी वाटर हमारा मतलब सॉल्टी होता है, इसलिए। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा? निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? सरहुल, कर्मा, चीकल कालो या फिर लड़ाईना? तो सही आंसर क्या होगा? गोवा का मड फेस्टिवल। तो गोवा के हमने कई सारे फेस्टिवल देखे हैं, जरा कमेंट में आप छाप देंगे। अब यहाँ पे जो सरहुल है गोवा का तो है नहीं, वो कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। झारखंड का सरहुल आपका हो गया। सरहुल, कर्मा, ये सब आपके ईस्टर्न इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में होते हैं। कर्मा भी आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ के जो होते हैं किस फेस्टिवल्स किस तरह से, कि सुवा कर अक्सर कर्म ना करके, तो सुवा से सुवा डांस हमने पढ़ा था, अक्सर से कक्सर डांस पढ़ा था, ठीक है, कर्मा से कर्मा डांस पढ़ा था। चीकल कालो इसका सही आंसर होगा, जिसको कि हम जून के मंथ में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन कौन से फेस्टिवल हो जाएंगे? शिग्मो, जागो, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर, प्लस यहाँ पे कार्निवल फेस्टिवल भी होता है। सिलेक्शन ले लो फिर साथ में चलेंगे, ठीक है। सनबर्न फेस्टिवल होता है यहाँ पे, ठीक है। साओ जाओ फेस्टिवल होता है। यहीं पे आपको कौन सा पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि जुआरी रिवर की स्टोरी पे बना हुआ है? तो इट इज़ मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है, मुर्मुगांव, जो कि जुआरी रिवर की स्टोरी में बना हुआ। और दूसरी रिवर कौन सी है जो वेस्टर्न फ्लोइंग है? दैट इज़ मंडोवी, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 20th। द विथड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द अर्ली सितंबर। सितंबर की शुरुआत में भारत के डैश राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न या फिर साउथ वेस्टर्न? अब कमेंट में ज़रा ये बताओ कि मानसून के बारे में तुम्हें पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, पहले ये बताओ, और कितना पढ़ाया है, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे हम बताएं। मुर्मुगांव पोर्ट सही है, मंडोवी सही है, ए सही है, ठीक है। मानसून के बारे में मैंने आपको कितनी चीज़ें पढ़ाई हैं पहले तो ये बताइए जल्दी से।
बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नो 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 नो, नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। प्री मानसून शावर तो पढ़ाया होगा, और अगर इसमें तुमने नो बोला तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं पढ़ा है, चलो अब ध्यान से पढ़ लो। प्री मानसून शावर मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है, और वो मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मानसून देखो कायदे से होता क्या है कि विंड्स आती हैं यहाँ से ऐसे करके। यहाँ पे हमारा एक मेडागास्कर करके आइलैंड पड़ता है। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। यहीं पे एक मैस्करीन करके छोटा सा आइलैंड पड़ता है मालदीव्स के नीचे, उसको वहाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रेशर डेवलप होता है, तो उसको मेडागास्कर हाई या मैस्करीन हाई बोल देते हैं, ठीक है। विंड क्यों चलती है? क्यों चलती है पवन? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड चलती है। और यहाँ से एक विंड आती है ऐसे करके, जिसको साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड बोलते हैं। लेकिन हमें पता है कि कॉरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ से जो विंड ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रही थी सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो ऐसे राइट साइड में चलने लगेगी। और क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ कायदे की गर्मी पड़ रही है इंडिया में, मई जून की गर्मी है, तो जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे क्या होती है? हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा क्या होती है? वार्म एयर राइजेस, और जब राइज करेगी तो कोई ज़मीन में प्रेशर लगाने वाला रहता नहीं है, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। और जहाँ पे ठंडी होती है तो ठंडी एयर क्या होती है? वो सिंक करती है, तो वो दबाती है, तो हाई प्रेशर। तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड चलेगी दबा के एकदम। अब क्योंकि ये, और मैंने बताया था जिस डायरेक्शन से विंड चलना स्टार्ट होती है उसी पे नाम पड़ता है। तो यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि ये मॉनसून लेके आएगा, बारिश लेके आएगा। मॉनसून इट कम्स फ्रॉम द अराबिक टर्म मौसम, और इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। क्योंकि विंड रिवर्स कर गई है, विंड रिवर्स कर गई है, जा ऐसे रही थी साउथ ईस्ट, लेकिन ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेडागास्कर हाई बना और यहाँ पे लो प्रेशर बना। यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में भी इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तवे की तरह गर्म होता है, एकदम लो प्रेशर क्रिएट करता है और हवा को सक कर लेता है। यहाँ पे जब ये मानसून यहाँ पे आता है तो ऐसे नहीं कि सीधे यहाँ पे इस तरह से मानसून आता है, इस तरह से। ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो मानसून है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं ड्रॉ करूँगा अरेबियन सी ब्रांच है, हरे हरे से ड्रॉ करूँगा, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है? बे ऑफ बंगाल को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूँगा। ये अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में बारिश करेगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एवरग्रीन फॉरेस्ट बनाएगा। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो यहाँ पे जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ यहाँ पे घुमा घुमा के बारिश करेंगी खूब। और खासी हिल्स में ही, बता चुका हूँ, खासी हिल्स में ही लोकेटेड है मौसिन राम, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। यहीं पे मेघालय की कैपिटल शिलोंग भी है। क्लियर इतनी चीज़? मौसिन राम में ही हाईएस्ट रेनफॉल होती है और यहाँ पे खूब बारिश होती है। किसकी वजह से? बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से। अब ये अरेबियन सी ब्रांच जो है सबसे पहले बारिश करेगी ये पश्चिमी घाट में, जो गुजरात से लेकर केरल तमिलनाडु तक जाते हैं, टोटल 6 स्टेट में। तो यहाँ पे खूब बारिश होगी वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में, तभी यहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहे थे, सदाबहार वन। अब ये जो है यहाँ पे पता है विंध्या और सतपुरा, तो ये अरेबियन सी ब्रांच भी डिवाइड हो जाएगी। एक तो ऐसे चली जाएगी और एक जो है अरावलीज हैं, अरावली के इस तरह से पैरेलली चली जाएगी अरावलीज के। और ये वाली जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है यहाँ गारो खासी जयंती से टकरा के यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। और इन दोनों ब्रांचेस का यहाँ पे मिलन हो रहा है, दोनों ब्रांचेस का यहाँ पे मिलन हो रहा है। तो पूछ लेगा कि दोनों ब्रांचेस कहाँ मिलती हैं? अरेबियन सी वाली, ध्यान समझते रहना, रिपीट नहीं करूँगा मैं। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहाँ मीट कर रही हैं? ये प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर पंजाब प्लेन्स में, दोनों का मीटअप हो रहा है। मीटअप हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मानसून कब आता है? तो मानसून आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ये है वो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून जो बनेंगे आपसे। 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में फैल जाता है। फिर पूछेगा कि ये ब्रेक इन मानसून क्या होता है? ब्रेक इन मानसून, तो ब्रेक इन मानसून होता है कि जो पहली बारिश आती है, जैसे हम पहली बारिश आती है कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं होती, रुक जाती है और फिर से मानसून आता है। हमारे कानपुर में क्या है, आई थी एक दिन बारिश, आई थी एक हफ्ते के लिए। ब्रेक ही चल रहा है अभी तक, महीना भर हो गया, जुलाई भर ब्रेक ही चल रहा है, अभी तक बारिश हुई नहीं। और गलती से 2 बूंदें गिर जाती हैं तो लाइट वाले लाइट काट लेते हैं और उमस अलग से हो जाती है। ये हाल चल रहा है, ब्रेक इतना लंबा चला गया है। तो ब्रेक इन मानसून यही होता है। अब ब्रेक इन मानसून ये हो गया, प्लस रिट्रीट इन मानसून क्या होता है? अभी रिट्रीट समझ लो। रिट्रीट इन मानसून तो होता ये है कि अब
हमेशा तो सेम कंडीशंस रहती नहीं है, अब चीज़ें पलटना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम पलटा देते हैं कंडीशंस को ऐसे करके। ये इंडिया है, ठीक। अब होगा क्या कि धीरे धीरे सन जो है, सूरज नीचे जाएगा, सूरज नीचे जाएगा तो लो प्रेशर नीचे जाएगा, गर्मी वहाँ होगी और हाई प्रेशर यहाँ धीरे धीरे डेवलप होगा। तो इस तरह से अब यहाँ से मानसून नॉर्थ वेस्ट से ऐसे सितंबर के अर्ली मंथ, सितंबर के अर्ली वीक से ऐसे जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैसे, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। ये इसी को ही हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। और क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चल रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी, इसको क्या बोल रहे थे, जो ऑनसेट ऑफ मानसून था, ऑनसेट ऑफ मानसून को बोल रहे थे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून, लौटता हुआ मानसून। ये लौटता हुआ मानसून यहाँ बारिश करेगा इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट वाला, यहाँ से पानी उठाएगा बे ऑफ बंगाल से ये मानसून, और यहाँ कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कर देगा, कोरोमंडल तट में। तो बारिश किसकी वजह से हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। बारिश कब होती है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बारिश किसकी वजह से होती है, आप कमेंट में बताएंगे। इसी को रिट्रीटिंग ऑफ मानसून बोलते हैं। तो मानसून का विथड्रॉल बिगिंस इन डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर। अर्ली सितंबर में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट मत लगा देना, अर्ली सितंबर पूछ रहा है तो अर्ली सितंबर में यहाँ से निकलना शुरू होता है, ठीक है। भले इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से हम जानते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो हम लेते हैं शॉर्ट 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 शॉर्ट। और अब शॉर्ट जो है हम आज दो नहीं। सर अल्नीनो कौन सा विंड है, अल्नीनो एक विंड नहीं, इट इज़ अ वार्म इक्वेटोरियल करंट। सादा फातिमा जी, अल्नीनो क्या है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, अल्नीनो इज़ अ वार्म इक्वेटोरियल करंट, ला नीना इज़ अ कोल्ड इक्वेटोरियल करंट। अब ये आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो शायद आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, बिकॉज आई थिंक मैंने पिछले या फिर उससे पिछले वीडियो में अल्नीनो और ला नीना के बारे में बताया है कि अल्नीनो क्या होता है। अल्नीनो तब होता है जब देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस, नेगेटिव प्रेशर का डिफरेंस होता है तहीती और डार्विन के बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ डार्विन है और यहाँ पे तहीती पड़ता है, तो नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस होगा तो वो होता है, जिसकी वजह से अल्नीनो की वजह से लो रेनफॉल और लेट मानसून होता है। ला नीना जस्ट ऑपोजिट होता है इसका, अल्नीनो का। यस, चाइल्ड क्राइस्ट और स्मॉल बॉय। सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, दादी कहती है बारिश भगवान करते हैं। अच्छा, हमारी दादी पता क्या बोलती थी कि हम पूछे दादी बादल क्यों चल रहे हैं, तो बोलती थी कुएं में जा रहे हैं अभी पानी वानी लेने, पानी लेके आएंगे फिर बारिश करवाएंगे। हाँ, 3 to 7 ईयर्स में। सर सर्दी में बारिश क्यों होती है, तुम पढ़ते नहीं हो ना ये शिशु, इसी वजह से तो पढ़ना स्टार्ट करो, बारिश वारिश नहीं होगी सर्दियों में। तो बता चुका हूँ, सर्दियों में साउथ इंडिया में तो इस वजह से होती है, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। और यहाँ पे किस वजह से होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में, वो जेट स्ट्रीम से लेके आती हैं उन पश्चिमी विक्षोभ को। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का ये, डॉक्टर रवि कन्नन आर इज़ अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कौन से लॉजिस्ट हैं और ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा ये भी आप बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे डॉक्टर रवि कन्नन जी हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है, जो कैंसर से डील करता है ना, कैंसर डॉक्टर होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो आइज़ का होता है, और आइज़ में मैंने आपको एक कोई डिजीज़ बताई थी जो कि प्रेशर बढ़ने की वजह से, अगर प्रेशर बढ़ जाता है आई में फ्लूइड का तो होता है वो। और ऑर्निथोलॉजिस्ट जो पक्षी विज्ञानी होता है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं ये भी बताएंगे। तो वो मैंने आपको बताई थी ग्लोकोमा और ट्रैकोमा। ग्लोकोमा कैसी होती है, हेरिडिटरी होती है, और ट्रैकोमा बैक्टीरिया की वजह से होती है, आई में प्रेशर बढ़ जाता है दोनों ही डिजीज़ में। और फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कांग्रेस का फाउंडर था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, तो जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है बेस, ठीक है। ये होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, ये होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, वो हम पढ़ेंगे आगे। और किडनी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारा। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इनको अभी रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रैमन मैग्सेसे, पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था, वो इंडियन ही थे, बताएंगे ज़रा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला
और ये अवार्ड जो है टोटल सिर्फ इनको नहीं मिला, टोटल 4 लोगों को, हाँ मिला, 4 लोगों को मिला। एक तो बांग्लादेश से हैं करवी रक्षनाद या फिर रक्षंद, ठीक है रक्षंद, ये कहाँ से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ पे अभी प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। एक हैं यूजेनियो लेमोस, कहाँ से हैं, नाम है इसी देश का, इन्हीं के जैसे, तिमोर लेस्ते, ठीक है तिमोर लेस्ते। और एक फिलीपींस के हैं मिरियम कूनल करके ऐसे कुछ नाम है, कूनल, ठीक है फेरर, कूनल फेरर, ये कहाँ के हैं, ये फिलीपींस के हैं। तो टोटल 4 लोगों को मिला है और इंडिया के हैं रवि कन्नन जी। पहला वाला मिला था आचार्य विनोबा भावे जी को, 1978 में मिला था और 1981 में ही रिसीव्ड दी भारत रत्न अवार्ड। तो इन्होंने भूदान मूवमेंट भी चलाया था, क्या आपको पता है ये, ठीक है फर्स्ट। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी बोलते हैं, रैमन मैग्सेसे, ठीक है फर्स्ट रैमन मैग्सेसे इन 1978। 1981 में इनको भारत रत्न मिला। 1953 में इन्होंने लैंड डोनेशन मूवमेंट चलाया था जिसको कि भूदान आंदोलन भी बोलते हैं, पोचमपल्ली गांव जो कि आज तेलंगाना में पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, बेस्ट फीचर फिल्म इन दी 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स, मिमी, पुष्पा, रॉकेटरी या फिर कश्मीर फाइल्स। तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला रॉकेटरी को, द नाम्बियार इफेक्ट, ठीक है द नाम्बी इफेक्ट। तो यहाँ पे रॉकेटरी को मिला जिसमें कि माधवन जी, इन्होंने ही डिज़ाइन मतलब डायरेक्ट किया था, इन्होंने ही इसमें एक्टिंग भी करी थी आर माधवन ने। और बाकी अगर बात करें तो मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला था, कृति सेनन को। और गंगूबाई काठियावाड़ की जो फिल्म बनी थी उसके लिए इनको, क्या नाम है उसका, जिसका IQ काफ़ी वीक रहता है, आलिया भट्ट, ठीक है आलिया भट्ट। तो इसको गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला है, ठीक है गंगूबाई के लिए मिला है, इन दोनों को मिला है, ठीक है। और द कश्मीर फाइल्स तो नहीं इसमें कुछ, हाँ बेस्ट डायरेक्टर का आप यहाँ पे देख सकते हो, बेस्ट डायरेक्टर का किसको मिला, तो बेस्ट डायरेक्टर का मिला निखिल महाजन को, गोदावरी मूवी के लिए, निखिल महाजन को, निखिल महाजन को मिला किसके लिए, गोदावरी। गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है जरा बताएंगे कमेंट में। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन जी को, ठीक है अल्लू अर्जुन, किसके लिए, पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी का कहाँ से ओरिजिन होता है, त्र्यंबकेश्वर से, और वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आपको लगेगा खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और रखें तुम्हारे लिए, एक और क्वेश्चन। तुम्हें से किसी ने बोला था ना सर एक और क्वेश्चन लिया करिए, सो ले लिया। सर पेमेंट कर चुका हूँ PDF के लिए, फिर तो पेमेंट अनसक्सेसफुल दिखा रही है, अच्छा तो फिर से ट्राई करना। चलिए, तो स्वामित्व स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, स्वामित्व स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। अभी क्यों पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अभी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, ठीक है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत 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 चांसेस हैं। आंसर महुआ नहीं, महुआ नहीं, महुआ का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसकी स्कीम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। इस स्कीम का मेन काम क्या है, मैपिंग करना, जो गांव के प्रॉपर्टी है उसकी मैपिंग करना सही तरीके से। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, हाथ दर्द कर रहा है बेटा, फिर भी लिख रहे हैं तुम्हारे लिए फुल फॉर्म, सिर्फ तुम्हारे लिए, कोई और होता तुम्हारी जगह तो ना लिखते, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको लॉन्च कब किया गया था, ध्यान रखना, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। किस तरह की स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर, मतलब जिसमें कि 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ से आता है। लॉन्च हम नहीं बताएंगे, तुम बताओगे, उसी दिन किया गया था जिस दिन हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं सन 2020 में, ठीक है। रूरल एरियाज़ की मैपिंग के लिए इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जब रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा तो आप बताएंगे पंचायती राज डे, कल से मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भी रखा करूँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब फाइनली बताइए कि आप लोगों का कितना क्या स्कोर आया, और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। फर्स्ट डूरंट कप हुआ था 1888 में शिमला में,
ठीक है। फर्स्ट डूरंड पूछ रहे हैं एक लोग, तो फर्स्ट डूरंड हुआ था आपका 1888 में शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार अकेडमी आप PYQ पार्ट 4 PDF कोर्स से। और बाकी FRB फिज़िक्स केमिस्ट्री यार मैंने बोला था अभी टेलीग्राम पे डाल के स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी इस वीक के एंड में स्टार्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स भी करवाना था CDS CABF वालों को, इसलिए मैंने थोड़ा सा भी डिले किया है। बाकी एक चीज़ ये है क्या कि घराना पे वीडियो रिमेनिंग है। घराना पे शायद मैं कल या परसों में एक लाइव शेड्यूल करूँगा, उसी में घराना वाला मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। कंटेंट वही बन गया है, बट बस वही है कि थोड़ा सा देखना है कैसे। सर की फेवरेट हीरोइन है आलिया। अच्छा, कैसे पता? तुमने क्या हमको वो समझ रखा है क्या? वो कौन है राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर है जो जिसका सर्च हिस्ट्री मालूम पड़ गया था, जो अनन्या पांडे और सारा अली खान को सर्च कर रहा था? क्या है वो? पता नहीं क्या नाम है उसका, असम से है वो प्लेयर शायद। काकोरी 1925 में हुआ था। उसमें मतलब उन लोगों ने उस ट्रेन में असलहा जा रहा था तो उसको लूटने का प्रयास किया था। HRA के जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाले लोग थे, सचिन सान्याल और राजेंद्र लहरी ना, रोशन सिंह, इन लोगों ने। हाँ, रियान पराग। पट्टाडक्कल और अइहोल दोनों ही अभिषेक चालुक्य ने बनवाए थे। पट्टाडक्कल में ये बहुत ग्रुप ऑफ टेम्पल आते हैं, जिसमें कि एक विरूपाक्ष भी है जिसको क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया। एक विरूपाक्ष है हम्पी में जिसको लक्कन दंडेश्वर ने, विजयनगर वालों ने बनवाया था, ठीक है। और अइहोल आपके अलग है। अइहोल में आपके जैसे लड़खान टेम्पल है वो आ जाता है, रावण फाड़ी केव आ जाती है, दुर्गा टेम्पल आ जाता है ना। 15 क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो 15 स्पीशीज क्या दिक्कत क्या इसमें? 15th में ऑप्शन 4th होगा, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। सर मुर्गा कब बनाओगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, हम मुर्गा नहीं खाते हैं, ठीक है। तो मुर्गा उर्गा ऐसी कोई बात नहीं है, हम हाथ डाल के पैरों के अंदर से हाथ डालने वाले मुर्गा की बात कर रहे हैं। साहब ये एज क्या है? तुम बताओ क्या है, गेस करो। सर वो लास्ट क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट क्यों होगा? अरे बताया तो नीतू जी, वहाँ पे लिखा हुआ अर्ली सितंबर, तो शुरुआती सितंबर में सबसे यहाँ पे दोनों मीट किए थे, दोनों वाली ब्रांचेस यहाँ मीट करी थी, तो यहीं से तो निकलना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, यहीं से दोनों निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अर्ली सितंबर में यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। भले उस मानसून को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, बिकॉज कुछ इस तरह से उसका फिर डायरेक्शन होता है। कृति सेनन नग्न रोबोट, अच्छा मतलब क्या फिल्म मेमी नहीं थी क्या? 40 साल, 28 साल, 78 साल, 26 साल, 45 साल, 23 साल, 29 साल, 32 साल, अच्छा 43 साल, क्या बात है, 55 साल। ये रुपए किसने भेजे? इंस्टाग्राम्स बाबा, आपकी आवाज़ रेडियो जॉकी की तरह लगती है सेम। इंस्टाग्राम्स बाबा, अच्छा कॉम्प्लीमेंट था क्या ये? थैंक यू थैंक यू। बृहदेश्वर टेम्पल चोलाज ने बनवाया है? बिल्कुल चोलाज ने बनवाया है। बृहदेश्वर टेम्पल 2 बताए थे ना मैंने आपको, एक तो गंगईकोंडा चोलापुरम में जो कि राजेंद्र द फर्स्ट ने बनवाया, और एक उरायूर में जो कि राजा राजा 1 ने बनवाया, जिसको कि राजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। 30 साल 11 महीने, क्या बात है, एकदम एक्यूरेट तुम तो बता रहे हो हैं। 55 साल है, 150 साल है। सर 10 AM एक क्लास करो ना प्लीज़। 10 AM नहीं, 9:15 ही रहेगी। और आज देखा बेटा 9:15 मतलब 9:15।
चलिए भाई, ये पीपीटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे परमार से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। क्या क्वेश्चन और लैंड टाइप क्या लिख रहा हो ये? क्वेश्चन 12 लैंड टाइप्स, क्या क्या लैंड टाइप्स? और एक चीज़, हाँ 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 हाँ, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए थे? लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए थे बता चुके हैं वैसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे ये, फ्रांस से। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी को, धन्यवाद। सर आपके हार्ड कॉपी नोट्स मिल रहे हैं दिल्ली में, आपको पता है? हाँ पता है, दिल्ली में ही नहीं, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इन सब जगहों में अभी तक जो पता चला है। और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी अपने नोट्स निकालूंगा हार्ड कॉपी में, मैं तो सोचता ही रह गया। बुक स्टॉल वालों ने पहले ही अपना धंधा बना लिया उससे। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, अगर सर्विस में कोई वो होती है कि सर हमें बुक नहीं मिली, तो भाई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है बुक स्टॉल वालों से अपना डील करना। ठीक है, हम हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं, ना हमने बोला, ना हमें पता था। स्टूडेंट ने जब हमें वीडियो भेजे, फ़ोटो, जब रील्स वील्स हमने देखी, तब हमें पता चला अच्छा ऐसा भी हो रहा है। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट में। हाँ तो क्या दिक्कत है श्रुति गुप्ता से? मतलब तुम लोग फिर खोद खोद के कुछ भी निकालते हुए। सर सैयद अहमद खान बता तो चुके हैं उसी में ही। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।